हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेट। गेट के लिए हमें किस किस टाइप की एनर्जी चाहिए, कौन से फोर्स सिस्टम के बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि हम लोग पहले से ही फोर्स सिस्टम पढ़ चुके हैं, बट वाई वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फोर्स सिस्टम इन फॉर गेट, इट इज़ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनालाइजिंग द गेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो भी गेट का एनालिसिस होता है उसके लिए हमें एनर्जी और फोर्स सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। सो फॉर दैट वी नीड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो भी हम लोग एनर्जीज यूज करते हैं विद द पावर ऑफ मसल, लिगामेंट्स, जो सारी चीज़ें हमारे इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस को जो काउंटरएक्ट करती हैं, तो वो सारी हमारी एनर्जी क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये हमारे दो तरीके की होती है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल। रोटेशनल दैट मीन्स इट इज अ टॉर्क। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ट्रांजिशनल मीन्स जो कि लीनियर फोर्स सिस्टम हुआ। ठीक है, जितना भी हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है या हमें एनर्जी जितनी भी मिल रही है लीनियर वेलोसिटी से, या फिर हम जितनी खर्च कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी के साथ, वो हो गई हमारी ट्रांजिशनल। और रोटेशनल कौन सी हो गई, जो हम रोटेशनल वेलोसिटी इन स्पेस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी सिंपल एक छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। हम सबको पता है किसी भी मास की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम लोग गेट यूज कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स जो है ग्रेविटी को मान लीजिए, जब हम लोग मिड स्विंग में हैं, ठीक है, हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो एक एनर्जी चाहिए, हमारी मसल्स उतना वर्क करना चाहिए, तो उतना पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, ग्रेविटी को काउंटरएक्ट कर सके कि वो नीचे गिराए। ग्रेविटी नीचे गिराएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसको रोकने की कोशिश करेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास में होती है कि वो उसको अपने आप को होल्ड कर सके, एक पोटेंशियल होता है। ठीक है, सो मास हैज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम कैसे इसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मास रेज्ड। क्वांटिटी मतलब कितने किलोग्राम या कितनी दूर तक, कितनी उस पे, ठीक है, मास को रेज किया। ठीक है, हाइट उसको मल्टीप्लाई किया गया, कितने हाइट पे उसको रेज किया गया। 10 kg को रेज किया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 kg को रेज किया गया 2 सेंटीमीटर, 10 kg को रेज किया गया 10 मीटर, सो ऐसे करके। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज नीडेड फॉर अ मास टू बी रेज्ड एंड वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया। ऐसे कि हालांकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होती हैं और दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो गेट में कब कब ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब मास रेस होता है, मतलब कि मिड स्विंग के बारे में अगर हम बात करें, व्हेन द मास इज रेस्ड, ठीक है, और वो अपने पीक पे होता है। ठीक है, मिड स्विंग में है, ठीक है, वहां से उठ रहा है, उठाया जा रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेशन से उठाया जा रहा है, उठाने के बाद फिर वो पीक पे गया, ठीक, मिड स्विंग पे आया, तो इन दोनों फेज में जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि उसको इतनी पोटेंशियल चाहिए। और जैसे ही वो नीचे फॉल करने लगता है, डेक्सलरेट करने लगता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, सो सिंपल, जब भी मास रेस होता है और उसके पीक पे होता है, तब वो पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी में। और जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे फॉल करने लगती है या फिर मास नीचे फॉल करने लगता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों एनर्जीज जो हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, सो ह्यूमन गेट साइकिल में क्या होता है, जो मास है वो सीओजी पे कंसंट्रेटेड होता है, तो जितना ज्यादा सीओजी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेंस होगा, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेंस होगी। सो हायर द सीओजी ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितनी ऊंचे सीओजी जाएगा, हम कई बार पोस्चर में भी बात कर चुके हैं, सीओजी ऊपर हुआ तो बैलेंस ज्यादा हैम्पर होता है लोगों का,
और वहाँ पे COG ऊपर हुई तो फिर क्या होगा, बैलेंस हैम्पर होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। और हमारा ओवरऑल जो भी पोस्चर या गेट एनालिसिस होता है वो यही होता है, जितनी कम से कम एनर्जी एक्सपेंडिचर हो और हमारा जो हमारा गेट है या पोस्चर है वो फ्लुएंट हो, लेकिन हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो, ठीक है, विथ स्विफ्ट गेट, ठीक। सो नाउ चेक द हाईएस्ट COG इज एट मिड स्टांस। मिड स्टांस में COG हाईएस्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेटेस्ट होती है उस समय, ठीक है। एक समय पे जब मिड स्टांस पे होता है तो हमारा जो दूसरा लेग है वो पूरा का पूरा हवा में होता है और सारा का सारा वेट जो है 1 फुट पे आ जाता है। सो वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रही है। और जैसे ही ये डाउनफॉल होती है, ठीक है, जैसे ही डाउनफॉल होती है काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। सो डाउनवर्ड फॉल इज ब्रॉट बाय पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स इन कंट्रोल द फॉल, जैसे मैंने आपको मिड स्विंग का एग्जांपल बताया, ठीक। सो अब हम लोग इसमें कुछ पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी फोर्स सिस्टम है या तो पॉजिटिवली काम करेगा तो नेगेटिवली काम करेगा। तो हम लोग पॉजिटिव वर्क के बारे में बात करते हैं। जब भी कोई मसल एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है टू प्रोड्यूस द एक्शन, इट इज पॉजिटिव वर्क, जैसे कि कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। पॉजिटिव वर्क क्या है, जब वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है टू डू सर्टेन टास्क, ठीक है, तो वो एक्टिवली काम कर रही है, कंसेंट्रिकली काम कर रही है। जबकि नेगेटिव वर्क क्या हुआ, वो इसेंट्रिकली काम कर रही है, ठीक है, इट इज इसेंट्रिक नॉट सेंट्रिक, वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रही है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। जैसे कि मान लो कभी नी एक्सटेंसर्स और नी फ्लेक्सर्स आपस में एक दूसरे के आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपोज कर रहे हैं, तो कोई एक चीज जो है फ्लेक्शन कर रही है और दूसरी चीज जो है जो इसेंट्रिकली काम कर रही है वो उसको क्या कर रही है कि एक्सटेंशन होने से रोक रही है, ठीक है। सो एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। ये हमारी गेट साइकिल में अलग अलग एक्शन से होता रहता है, अलग अलग टाइम पे होता रहता है, अलग अलग मसल्स करती रहती हैं, ठीक है। कभी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कभी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है हीट स्ट्राइक और फुट फ्लैट के टाइम पे हिप फ्लेक्सर्स जो हैं कंसेंट्रिकली वर्क कर रही होती हैं, हिप फ्लेक्शन वहां पे अच्छी खासा होता है, ठीक है। लेकिन नी एक्सटेंसर्स जो है हील स्ट्राइक पे क्या कर रहे होते हैं, इसेंट्रिक काम कर रहे होते हैं, मतलब क्वाड्रिसेप जो है इसेंट्रिकली काम कर रही है टू कंट्रोल द नी फ्लेक्शन। साथ साथ नी फ्लेक्शन ना हो, ठीक है, उस समय हमारा नी जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्स ना हो। एक टाइम पे जो हील स्ट्राइक पे तो एक्सटेंड रहता है, उसके बाद 15 डिग्री फ्लेक्स होता है, उससे ज़्यादा फ्लेक्शन ना हो जाए। सिमिलरली जब आप लोग नी एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, जो आपके नी फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ मिड स्टांस और हील ऑफ के टाइम पे नी फ्लेक्सर ज़्यादा काम करता है। ऐसे प्लांटर फ्लेक्सर्स हो गए, ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्सर्स हो गए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम कर रहे होते हैं सेंट्रिकली एंड कंसेंट्रिकली, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क। नाउ वी नीड टू नो अबाउट द काइनेटिक फोर्स सिस्टम आल्सो। नाउ काइनेटिक फोर्स सिस्टम इज अ सिस्टम जहां पे हम लोग कुछ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होती है और कुछ फोर्सेस जो कि बॉडी के बाहर से लगती है आपकी बॉडी पे। तो जो बॉडी के बाहर से लगती हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, और जो बॉडी के अंदर से लगती है उनको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। सो जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी चीज़ें लगाती हैं, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, कैप्सूल्स, ठीक है, आपके सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनली फोर्सेस लगाती हैं, जिसमें से मसल्स मेन है। मसल पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो कि प्रोडक्शन करती है एनर्जी का और एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करती है, और वो जो है फोर्स और वेलोसिटी के साथ साथ वर्क कर रही होती है। तो दैट इज मसल पावर, ठीक है।
और एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारे तीन मेन फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, अ डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ, ठीक है। इनर्शिया, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए इनर्शिया बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, हमने बात करी थी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की। फोर्स सिस्टम में भी कितना वेट है, कितने उससे जा रहे हैं, ग्राउंड कैसा है, ठीक है, डैम ग्राउंड है, हार्ड ग्राउंड है, हर तरीके से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में एक बार छोटा सा रिपीट करते हैं। When we are talking about force, हम लोग फोर्स को इस एरो से हम लोग उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो जो ये गोल पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे अप्लाई कर रहा है फोर्स। जो सेकंड ये है, ये लाइन, ठीक है, ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है। और जो ये एरो है, ठीक है, ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक। इनर्शिया जो है वो एक्सेलरेट करने में हेल्प करती है, लेकिन हमेशा जो है एक्सेलरेशन के अपोजिट वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, कोई भी चीज आगे बढ़ रही है तो भी एक्सेलरेशन हो रही है, तो भी इनर्शिया है, और कोई चीज स्टॉप हो रही है तो भी इनर्शिया है, ठीक है। नाउ ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में हम सबको पता है कि ये रिएक्ट करती है डायरेक्टली डाउनवर्ड्स थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। ग्रेविटी बोली जाती है जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होता है, जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है उसी पे ही एक्ट करती है। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग पार्ट की ग्रेविटी जो है अलग अलग तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। और देन जीआरएफ, जीआरएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, आप समझ सकते हैं। जीआरएफ जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइम पे वर्क करता है, ध्यान रखिएगा। जीआरएफ अगर हम बात करें, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। शेयर फोर्सेस लग रहा है आपका अलग अलग तरीके से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो क्या है कि जितने भी ग्राउंड पे आपके फोर्स लग रहे हैं हर एक्सिस से, ठीक है, उन सबका जो है, उन सबका जो फोर्स एक जगह आके एक्युमुलेट होगा और वो उतने उसके अपोजिट, उतने मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है, वर्क करेगा। So you can see GRF will be in opposite direction with equal in magnitude to the force that body is applying on the floor. इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है फ्लोर पे, ठीक है। अब इसका एक वर्टिकली डायरेक्टेड फोर्स लग रहा है, ठीक, एक इस एक्सिस में, ठीक है, ठीक है, सी है ना, एक इस एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, एक इस एक्सिस पे फोर्स लग रहा है और एक इस एक्सिस में फोर्स लग रहा है। तो तीन फोर्स लग रहे हैं, वर्टिकली, एपी और मीडियल लेटरल, ठीक है। सो जो जीआरएफ होगा वो इन सारे फोर्स के जो अपोजिट होगा, ठीक है। तो मतलब एक मीन होगा और जितना भी फोर्स लग रहा है ग्राउंड पे, इस बॉडी के थ्रू ग्राउंड पे, तो वो उसका अपोजिट एक मीन मैग्नीट्यूड निकालेगा और वो होता है आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स सिस्टम विच शुड नॉट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम फुट के बारे में बात करें, फुट अगर हम ऐसे रखते हैं, ठीक, तो एक ऐसे फोर्स लग रहा है, एक ऐसे फोर्स लग रहा है और एक वर्टिकली फोर्स लग रहा है। तो जो जीआरएफ होगा वो इस तरफ की ओर होगा या मीन टुवर्ड्स मीन होगा, ठीक है। और जितना भी इन तीनों फोर्स सिस्टम का मैग्नीट्यूड है उसका प्लस मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन इज योर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है। नाउ
एक हमारा जैसे कि सीओजी होता है बॉडी के लिए, बॉडी मास के लिए सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पे ग्रेविटी वर्क करती है, वैसे ही हम लोग एक सेंटर ऑफ प्रेशर को देखते हैं टू एनालाइज द फोर्स सिस्टम। ठीक है, और दिस सेंटर ऑफ प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जो है ग्रेविटी जैसे सेंटर ऑफ मास पे वर्क करती है, सीओजी होता है, वैसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर होता है जहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही होती है, उसी को ही हम सेंटर ऑफ प्रेशर लेते हैं। सो ये फुट में एक जगह पे हम जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड सीओजी होगा उसको सेंटर ऑफ प्रेशर माना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कहाँ पे कब कैसा पड़ रहा है कैसा नहीं पड़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्टर होती है विद योर चेंज इन पोजीशन, ठीक है, ऐसे सेंटर ऑफ प्रेशर भी ऑल्टर होता रहता है जो कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म कैसा है, सॉफ्ट है, डैम्प है, वहाँ पे प्रेशर जो है अलग तरीके से लगेगा। कभी आप लोग घास पे चले होंगे जो कि गीली होगी, पैर अंदर जा रहा है, पीछे हील ज़्यादा दब रही है, ठीक है, या फिर आप पूरा डैम सरफेस है, कीचड़ है, प्रेशर एकदम से पड़ रहा है, पूरी की पूरी चप्पल अंदर ही अटक गई, ग्राउंड डायरेक्शन फोर्स किस तरीके का हुआ, तो सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर हाई हील्स है, हाई हील्स आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इवन फिल्म्स में भी देखा होगा कि हाई हील्स पे कोई जल्दी जल्दी चल रहा है तो एकदम से हील टूट गई, तो क्या हुआ, सेंटर ऑफ प्रेशर सारा एम्प्टी पीस पे होता है, एम्प्टी हेड पे होता है, लाइक दिस, है ना। और जैसे ही पीछे एकदम से प्रेशर पड़ा तो क्या होता है कि प्रेशर अगर ज़्यादा एक्सटेंड हो गया तो हील जो है एकदम से टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ प्रेशर ऑल्टर करता रहता है। सो दिस कैन बी ऑल्टर्ड इन सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि ऑल्ट्रेशन इन द प्लेटफॉर्म, कोई हार्ड है, कोई रेगिस्तान पे चल रहा है, डैम सरफेस है, ठीक है, या फिर वाटर के अंदर है, उन सब पे ऑल्टर हो जाएगा। ठीक, टाइप ऑफ फुटवेयर जैसे मैंने आपको बताया, या फिर बेयर फुट वॉकिंग। बेयर फुट वॉकिंग में क्या होता है, सारा का सारा प्रेशर पोस्टीरियर हील्स पे आता है। ठीक, इसके अलावा हो गए हमारे इंटरनल फोर्स सिस्टम। अब इंटरनल फोर्स सिस्टम में क्या होता है, हम लोग मेनली मसल पावर के बारे में बात करते हैं। हाँ, मसल के अलावा और भी चीज़ें काम करती हैं इंटरनली फोर्स, बट कंसेंट्रिकली उस पर सबसे ज़्यादा वर्क हो रहा होता है, कंसेंट्रिकली, सेंट्रिकली, आइसोमेट्रिकली। तो हम लोग मसल पावर के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग पावर के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वो मसल कितना फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स सिस्टम क्या है, इनटू वो कितनी वेलोसिटी से कर रही है। मान लीजिए हम लोग बाइसेप कर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग गैस्ट्रोनीमियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैस्ट्रोनीमियस किस तरफ से फोर्स लगा रही है आपके वॉकिंग के टाइम पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रोनीमियस नी को फ्लेक्शन कर रही है, ठीक है, या फिर प्लांटर फ्लेक्शन कर रही है, दोनों का फोर्स सिस्टम अलग हो गया है ना। ठीक है, अगर वो प्लांटर फ्लेक्शन कर रही है तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अगर वो गैस्ट्रोनीमियस जो है नी पे फ्लेक्शन कर रही है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, सो कंसेंट्रिकली कर रही है, सेंट्रिकली कर रही है, मतलब कि वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, नेगेटिव वर्क कर रही है, वो सारा कुछ मसल पावर देखती है। और वो कितनी वेलोसिटी से कर रही है, धीरे कर रही है या तेज कर रही है। याद रखिएगा, मसल पावर जो हम लोग धीरे धीरे कोई भी कंसेंट्रिकली लोड लेते हैं वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है। अगर आप फास्ट कर लेंगे तो वहाँ पे मसल पावर कम लगती है, क्योंकि फास्ट में आपके मोटर फाइबर्स जो है, मोटर पॉइंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता। जितने स्लो करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग के लिए मसल्स चाहिए होती हैं और उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड वर्क चाहिए होता है। ठीक है, सो इसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास होती है EMG। ठीक है, EMG इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। वो हमारी मसल की एक्टिविटी को चेक करती है कि कौन सी मसल कैसे वर्क कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। अब EMG अगर मसल एक्टिविटी चेक करती है तो इसको हम लोग डायनेमिक में भी यूज़ कर सकते हैं और
क्या कर सकते हैं हम लोग, गेट पैटर्न में भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। गेट पैटर्न में जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोडेलिटीज़ के साथ यूज़ करते हैं। जैसे फोर्स प्लेट, फोर्स प्लेट ऐसी प्लेट होती है जिसके ऊपर फुट ऐसे यूँ रखते हैं, है ना, और वो पूरे सिस्टम पे बता देता है कि कहाँ पे किस सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे फुट का ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, वो बता देता है। साथ साथ जो है अगर ईएमजी लगी होगी तो कौन सी मसल ज़्यादा वर्क कर रही है, कहाँ पे ज़्यादा वर्क कर रही है, वो चीज़ बता देगा। सिनेमेटोग्राफी, ये एक गेट लैब होती है जहाँ पे फोर्स प्लेट्स लगी होती हैं, ट्रेडमिल्स लगी होती है, बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं, वीडियो कैमरेज लगे होते हैं, और वो पूरा एनालाइज करते हैं हर एक्सिस से, हर प्लेन से कि गेट पैटर्न कैसा है, ठीक है। और फिर वो कंप्यूटर के साथ अगर उसमें मसल्स की एक्टिविटी भी देखनी होती है तो ईएमजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड देन इलेक्ट्रोगोनियोमेट्री, मतलब कि कौन सी मसल कितना हेल्प कर रही है, इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वाइल डूइंग एनी टाइप ऑफ मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसकी रेंज कितनी है और कौन सी मसल कितनी वर्क कर रही है उस पर ईएमजी उसमें हेल्प करती है। सो डेट वाज ऑल अबाउट द फोर्स रिक्वायरमेंट्स फॉर द गेट, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस। एनालिसिस हम लोग एक तरीके से बता चुके हैं डिटर्मिनेंट्स में और गेट साइकिल में, बट हम जब अब हम लोग पढ़ेंगे तो इस एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे मसल वर्क एंड इट्स रेंजेस एंड किस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।